तला जो प्लेस है वहाँ पर आर्टिकल 19 के तहत जो संविधान ने हम लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो अधिकार दिया है, उसके अंतर्गत हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे थे। जो उपलब्ध जानकारी हम लोगों को मिली है और जिसके सबूत है, गवाह है, उसके आधार पर यहाँ के जो लोग हमारे कार्यक्रम को करने देने के लिए मना कर रहे थे, उनको पुलिस वालों का प्रोटेक्शन है। पुलिस के प्रोटेक्शन की वजह से ही उनकी हिम्मत बढ़ी। ऐसा होना नहीं चाहिए था। पुलिस को असंवैधानिक तरीके से उनको प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए था, मगर पुलिस ने ऐसा किया। और आज हमने इंदापुर में कार्यक्रम रखा, हॉल में कार्यक्रम रखा, तो पुलिस वाले हॉल के मालिक को दबाव डालकर वो कार्यक्रम रोकने की कोशिश किए। इससे तो फाइनली प्रूव हो गया कि पुलिस वाले ही रोक रहे। उन लोगों का, दूसरे संगठनों की या दूसरे लोगों का केवल नाम ले रहे, उससे तो प्रमाणित हो गया। इसलिए एक तो हम लोग पुलिस वालों के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दाखिल करेंगे कि इन्होंने संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया और कॉन्शियसली किया। इसलिए यहाँ के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। केवल हमारे संवैधानिक अधिकार बहाल करनी चाहिए नहीं, बल्कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, उन पर कार्रवाई करने की भी हमारी मांग है। ये बात मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कह रहा हूं। ये मामला मैं अभी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में, और जरूरी पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाऊंगा, क्योंकि हम संविधान के दायरे में रहकर काम करने के आदी है। संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिए हैं। किसी के बाप का दिया हुआ तो अधिकार है नहीं, संविधान का दिया हुआ अधिकार है। यदि हम लोग हमारी विचारधारा का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। मान लो कोई दूसरे संगठन के लोग, हमारी विचारधारा उनको पसंद नहीं है, ऐसा हो सकता है, तो उनको जो विचारधारा वो मानते हैं, वो विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का उनको अधिकार है। वो भी आर्टिकल 19 के तहत वो अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। अगर हमने कोई गलत बात कही, मान लो उनको लगता है कि ये बात हमने गलत कही, तो वो सबूत के साथ उस बात को समाज के सामने रखे और गलत साबित कर दे, उनको भी अधिकार है। और जनता को अधिकार है, जिनकी बात उनको सही लगती है वो स्वीकार करे, जिनको सही नहीं लगती है उनकी स्वीकार ना करे। यही ना लोकतंत्र है, यही आजादी है। मगर ये लोग कानून अपने हाथ में ले रहे, और कानून को लागू करने वाली और संविधान को लागू करने वाली जो पुलिस मशीनरी है, वो ऐसे गलत काम करने वाले लोगों का साथ दे रहे। इसलिए उन अधिकारियों के खिलाफ हम लोग कोर्ट में जाएंगे, आर्टिकल 19 बहाल रखने के लिए, करने के लिए, और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हम लोग केस लेकर जाएंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में, आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात ये कि मैं अनुसूचित जाति का आदमी हूं और ये भी अनुसूचित जाति के आदमी है, और अनुसूचित जाति के लोग जो है वो पहल करके एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, अगर मान लो अनुसूचित जाति के लोग विरोध कर रहे हैं, पुलिस वाले विरोध कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम एट्रोसिटीज का केस दाखिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारी एविडेंस है। पुलिस वालों के खिलाफ एट्रोसिटीज का केस दाखिल करेंगे। दूसरी बात, पवार सर के खिलाफ में
जो एट्रोसिटीज का केस दाखिल किया गया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के हैसियत से सारा डाटा और सारा तथ्य छानबीन करने के आधार पर कह रहा हूं, झूठा मामला है। जब वो केस लिखवा रहे थे पुलिस वाले, तो पुलिस वाले भी बोल रहे थे हम भी जानते हैं झूठा है, पुलिस वाले भी बोल रहे थे झूठा है। मगर क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि अगर महिला कोई कंप्लेन करती है तो उसको नोंद करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी नहीं कहा है झूठा अगर महिला आरोप करती है और आपको मालूम है तो भी दाखिल कर लेना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी नहीं कहा है, जबकि पुलिस वालों को मालूम है ये झूठा मामला है। दूसरी बात, सरकमटेंशियल एविडेंस जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सही माना जाता है, ठोस माना जाता है, सरकमटेंशियल एविडेंस वो ये प्रूव करता है कि हमने जिस व्यक्ति के विरोध में लोगों को भड़काकर इनके घर में लाने का मामला एफआईआर दर्ज किया, वो पुलिस के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है कि वो ये पवार साहब के घर में आए थे। ये पुलिस चौकी में एफआईआर नोंद है। उसके बाद महिला का छेड़खानी करने का उस व्यक्ति के द्वारा जिसके खिलाफ में एफआईआर है, ये झूठा मामला अपना डिफेंस करने के लिए एक केस दायर किया झूठा। ये सबूत बता रहा हूं मैं ये सबूत बता रहा हूं कि ये डिफेंस करने के लिए, अब तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो गया तो मेरा तो कार्रवाई होगी। मैं तो भारत में आज तक किसी को भी नहीं छोड़ा। मैं गलत काम करता नहीं हूं। कोई गलत काम हमारे खिलाफ में करता तो किसी को भी नहीं छोड़ता। अगर वो मेरे अनुसूचित जाति का आदमी है और गलत करता है तो भी मैं किसी को नहीं बख्शा हूं आज तक। और यहां अनुसूचित जाति के बहुसंख्यक लोग ये मानते हैं झूठा है। जो अनुसूचित जाति के प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया गया, वो अनुसूचित जाति के लोग मानते हैं झूठा, आरोप लगाया गया। और ये बात हम लोग हाई कोर्ट में लिख कर देंगे। अनुसूचित जाति के लोग हाई कोर्ट में लिख कर दे देंगे। हमारा एट्रोसिटीज प्रिवेंशन फोर्स का संगठन है, वो भी उधर लिख के देंगे ये झूठा है। हाई कोर्ट के लोगों को भी, जजेस को भी मालूम है बहुत सारे राजनीतिक लोग एट्रोसिटीज का मिसयूज कर रहे हैं। ये हाई कोर्ट को भी मालूम है, हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में। इसलिए हम लोग संगठन की पूरी शक्ति लगाकर आर्टिकल 19 यानी संविधान की रक्षा करने के लिए सारी ताकत, सारी शक्ति लगाएंगे। हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट ने, यहां भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट ने हमको वहां कार्यक्रम करने नहीं दिया था। कहां? रोहतक में। तो हमने वो कार्यक्रम दिल्ली में किया और वहां मैंने अनाउंस किया कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर, क्योंकि ये आरएसएस की पैदा की हुई औलाद है जो संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाती है, मगर सरकार बनने के बाद संविधान के विरोध में काम करती है। तो ये आरएसएस के लोगों के द्वारा पैदा की हुई औलाद है। तो इसलिए आरएसएस ने इस तरह के लोग पैदा किए हैं, इसलिए उनके हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट मार्च लेके जाएंगे 1 लाख लोगों का। 3.5 लाख लोग ऑल इंडिया से आए थे और 1 लाख लोग नागपुर से अकोला तक 200 किलोमीटर तक गाड़ियां हमारी रुकी हुई थी, आने नहीं दिया। तो इसलिए उस वक्त अगर हमने 3.5 लाख लोग और 1 लाख लोग अकोला तक हमने खड़े किए थे संविधान की रक्षा करने के लिए, मैं दोबारा ऐलान करता हूं कि तड़ा में जिन पुलिस वालों ने ये कार्यक्रम करने नहीं दिया, उन लोगों के विरोध में और सरकार के विरोध में
1 लाख लोग हम तड़ा में लाएंगे। अब ये मुझे मालूम नहीं कि 1 लाख लोग यहाँ खड़े कहाँ से रहेंगे, इतनी यहाँ प्रशासन की और जगह की ताकत है कि नहीं, मगर इतने लोग हम लाएंगे। वो नागपुर में भी 1 लाख लोग कहा था, वो 3.5 आए थे। तो ये यहाँ लोग आएंगे ऑल इंडिया के, केवल महाराष्ट्र के नहीं आएंगे, ऑल इंडिया के आएंगे। और इससे जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी, जो भी परिस्थितियां बिगड़ेगी, उसके लिए यहाँ के पुलिस प्रशासन और तहसीलदार और जो अथॉरिटी है वो जिम्मेदार होंगे। रहा बीजेपी की सरकार ने, क्योंकि संविधान की रक्षा, संविधान की शपथ लेकर वो कर रहे, तो अगर वो संविधान पर अमल करने का काम नहीं कर रहे हैं तो एक और काम हम करेंगे कि अभी 2 जगह बाई इलेक्शन है महाराष्ट्र में, है ना, बाई इलेक्शन है कि नहीं, एक कस्बा में और पिंपरी चिंचवड़ में। तो हम पूरी ताकत लगाकर बीजेपी को हरवाएंगे। ये भी हमारे पास हथियार है संविधान की रक्षा करने के लिए। अगर 2 बाई इलेक्शन में अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो 2024 के चुनाव में 48 लोकसभा में से 48 लोकसभा में वो एक भी जगह चुनाव जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास महाराष्ट्र में बैलेंसिंग पावर के वोट है। बैलेंसिंग पावर का क्या मतलब है कि हम अपने वोटों के आधार पर एक भी सीट नहीं जीत सकते। जो सच है वो बता रहा, हमारे वोट के सपोर्ट के आधार पर हम एक भी सीट लोकसभा में नहीं जीत सकते। ये हमारी ताकत है, ज्यादा नहीं है, मतलब छोटी ताकत है, मगर हरवा सकते, जिसको चाहे उसको हरवा सकते हैं, इतनी ताकत है। लोकसभा में 25-30 लाख वोट होते हैं, अगर 2% वोट 30 लाख में इधर उधर गए तो 60,000 हो जाते हैं। तो किसी भी लोकसभा में चुनाव जीतने नहीं देंगे 48 में से। उसका टेस्ट जो है हम इधर ये जो बाई इलेक्शन है इसमें करेंगे, पूरी ताकत लगाकर उनको हरवाएंगे। ये भी काम करेंगे, क्योंकि ये अधिकारी अपने बल पर नहीं कर रहे हैं, सरकार के इशारे पर ही कर रहे हैं। अगर सरकार के इशारे पर नहीं कर रहे तो हाई कोर्ट देख लेगी। तमिलनाडु के एसपी ने हम लोगों को परमिशन इनकार किया था, तो हाई कोर्ट ने कहा कि 72 घंटे में परमिशन दे दो। ऑर्डर की कॉपी है अभी, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। अभी बॉम्बे में कोई हिंदू सेना नाम के संगठन ने मोर्चा निकाला था, तो मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में गए कि ये हमारे विरोध में घृणा अभियान चला रहे हैं, हेट स्पीच करने वाले हैं ये लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ऑर्डर दिया कि उनके हेट पर पाबंदी लगाई जाए और उनको मोर्चा निकालने की इजाजत दिया जाए। है, समझ में आए? मोर्चा निकालने के लिए रोका नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, क्या ये तो अधिकार है, मगर उनको क्या अधिकार नहीं है? किसी के विरोध में घृणा फैलाने का अधिकार नहीं, तो उसको रोक लगाया जाता है। बराबर है, सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन बनाए। ये घृणा फैलाने का अधिकार नहीं है, उसको रोक लगाया जाता है, राज्य सरकार इंश्योर करे, मगर उनको मोर्चा निकालने दिया जाए। इसको बोलते हैं न्याय। तो ये न्याय ऐसे होना चाहिए था। अगर मान लो किसी को ये लोग कहते कि वो विलास खराज जो है बहुत जहाल बोलते हैं, है? तो ठीक है, फिर वामन मेश्राम तो वो तो उससे भी जहाल बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं, ये बोल रहे बोलो। और क्या बोलते हैं? प्रशंसा करते, लोकमान्य तिलक बहुत जहाल थे, इसी वजह से आजादी मिली, इसलिए हम उनको महान मानते। तो वो जहाल थे इसलिए महान थे और इस वजह से आजादी मिली, तो फिर वामन मेश्राम कैसे गलत है? क्या बोल रहा हूं? जहाल का क्या मतलब है भाई? विचारधारा का प्रचार और प्रसार संविधान के दायरे के अंदर अगर हम जहाल है तो संविधान कहता है इतना तो है, संविधान के दायरे के अंदर जहाल है तो इतना तो अधिकार है।
अगर हम किसी के विरोध में अगर गलत बोल रहे हैं, कानून के विरोध में, संविधान के विरोध में गलत बोल रहे हैं, तो फिर पुलिस वालों के पास अधिकार है हमारे खिलाफ एफआईआर दाखिल करें। और हमने गलत नहीं बोला, संविधान के दायरे में बोला, हम हाई कोर्ट में प्रूव करेंगे। जो देश में कानून और संविधान लागू है उसके अनुसार काम होना चाहिए। किसी को कानून हाथ में लेने का, किसी संगठन को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर संगठन को ही हाथ में लेने का अधिकार है तो फिर पुलिस वालों की क्या जरूरत है, प्रशासन की क्या जरूरत है? ये मैं कहना चाहता हूं। इस संबंध में अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं उसका जवाब दूंगा। आपका कहना है कि आप संविधान में के दायरे में रहकर ये प्रोग्राम ले रहे हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा ये परमिशन नहीं दिया, तो इसकी क्या वजह लगती है आपको? ये पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिकल प्रेशर के तहत अधिकारी लोग काम कर रहे हैं। और पॉलिटिकल नेता, कल मान लो अधिकारी के खिलाफ में हमने हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया और वो उसकी नौकरी चली गई, फडणवीस उसको नौकरी देने वाला है क्या? फडणवीस क्या बोलेगा सरकार हाई कोर्ट में? हमने थोड़ी कहा था, ये अधिकारी ने गलत किया, हम क्या करें? कोर्ट देख ले। यही करते हैं। सरकार बाद में क्या करती है, जब उस सरकार पर आती है तो वो अपने पीछे हट जाती है। अधिकारी को सरकार के लोगों ने लिखित थोड़ी कहा कि इनको रोको। हेलो इंस्पेक्टर साहब, जरा वामन मेश्राम को रोको तो, वो विलास खरात को रोको तो, हाँ ठीक है रोकते है। ऐसे होता ना। कोई सरकार ने लिख कर नहीं दिया। क्यों? सरकार के पास ऐसा लिख कर देने का अधिकार ही नहीं है वकील साहब, है ऐसा कोई अधिकार नहीं है। और जितनी बातें मैंने कहा, ये हाई कोर्ट के लॉयर बैठे हुए, इनके सामने बोल रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस लड़ता हूं तो मुझे अनुभव है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर, पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये जो आयोजक थे कार्यक्रम के, ये यहाँ के नहीं है, स्थानिक नहीं है, तो कार्यक्रम नहीं हो सकता। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? भारत का जो संविधान है वो ये कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑल इंडिया के लिए है। और सिटीजनशिप का जो कानून है, भारत का तड़ा का नागरिक अलग होता है, रायगढ़ का अलग होता है, बॉम्बे का अलग होता है, कर्नाटक का अलग होता है। ऐसा भारत के संविधान में नागरिकता नहीं है। भारत की सिंगल नागरिकता है और वो सिंगल नागरिकता सारे देश भर में लागू है। वो नागरिक केरला का तड़ा में आकर कार्यक्रम कर सकता है। तड़ा का आदमी केरला में जाके कार्यक्रम कर सकता है। क्यों? ये सिंगल नागरिकता है, ऑल इंडिया में उसको अधिकार है, उसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। संविधान के तहत बता रहा हूं। अब मुझे हैरानी इस बात की होती है, पुलिस वालों को मालूम नहीं है। तो मैं सरकार को निवेदन करता हूं कि अपने पुलिस वालों को थोड़ा फंडामेंटल राइट का ट्रेनिंग दे दे। पुलिस वाले जिनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तुमने रखा है और उनको संविधान की जानकारी नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग दे दे। अगर ट्रेनिंग के लिए आदमी नहीं है तो हम मुफ्त में उनको ट्रेनिंग देंगे पुलिस वालों को। मतलब सर, पुलिस वालों से प्रांतवाद हो रहा है सर? प्रांतवाद तो हो ही रहा है। जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, अधिकार का उल्लंघन है। मान लो कि बाहर के आदमी, एक तो अब यहां वो रह रहे हैं, तो बाहर का कैसे है? बाहर का किसको कहेंगे मालूम है? पाकिस्तान का आदमी अगर भारत में आके कार्यक्रम करता है तो बाहर का मैं भारत का ही आदमी हूं। भारत के किसी भी कोने में घूमने का, फिरने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का, बोलने का संविधान में लिखा हुआ है। तो पुलिस वालों को तो यह मालूम होना चाहिए दूसरों को है या नहीं है, क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। सर, और एक सवाल, पवार सर जी का जो जमानत जो है उसका एक ही बाजू कोर्ट ने, मतलब जज ने सुनाया, और जो जजमेंट है उसके ऊपर उसने जो जमानत है उसको रिजेक्ट किया। उसके बारे में आपकी क्या राय है? जज साहब ने जो
मुझे सारा सबूत के साथ वकीलों के द्वारा और वहाँ सुनने वाले लोगों के द्वारा जानकारी मिली। उन्होंने मुझे जानकारी दी। हमारे वकील की बात पूरी सुनने के पहले ही उन्होंने उनको रोक करके जजमेंट दिया। तो जज साहब का पूरा आदर करते हुए मैं जज साहब की चीफ जस्टिस के पास बॉम्बे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करूंगा कि इस जज की कंप्लेन किया जाए और जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई किया जाए, और जब तक जांच कार्रवाई चलेगी तब तक उनको जुडिशियल काम से रोका जाए। ये मेरी मांग रहेगी। ये अभी पत्रकार परिषद में ये कह रहा हूं कि मैं डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ में पूरा आदर करते हुए कि उन्होंने हमारे वकील को पूरा आर्गुमेंट करने नहीं दिया। जुडिशियल प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहता हूं, नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बोलते हैं उसको। नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है? जज को दोनों वकीलों की सुनकर फैसला देना है, ठीक है? मगर हमारे वकील की बात को सुना नहीं, रोक दिया। रोकने के बाद अपना जजमेंट अनाउंस कर दिया। यह अधिकार जज के पास नहीं है। संविधान ने ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया है। दिया है जज साहब, वकील साहब? ऐसा अधिकार नहीं है। पूरी बात सुनना होगा। सुप्रीम कोर्ट 2-2, 3-3, 4-4 हफ्ता वकील की सुनते हैं। अभी 3-4 दिन से ये अभी जो केस चल रहा था ये महाराष्ट्र का, 3 दिन से बहस चली। अभी उन्होंने कहा कि नहीं और सुनेंगे, और सुने बगैर हम लोग फैसला नहीं दे। ऐसा आज का अखबार में बयान है चीफ जस्टिस का, चंद्रचूड़ का। इसका मतलब यह है कि जज के पास सुनवाई करने के बाद ही फैसला करने का अधिकार है। पूरी सुनवाई के पहले फैसला करने का अधिकार नहीं है। यहां के डिस्ट्रिक्ट जज ने यह गलत काम किया। इस गलत काम के विरोध में मैं चीफ जस्टिस जो बॉम्बे हाई कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट का है उसमें कंप्लेन करूंगा। मैं केवल न्याय की बात करना चाहता हूं, संविधान के दायरे की बात करना चाहता हूं। जज का मतलब यह नहीं कि जज खुदा होते हैं। जज का मतलब यह नहीं कि जज खुदा होते हैं। जज को खुदा की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए कि वो नियंता है सभी लोगों के। लोकतंत्र में नियंता नहीं माना जा सकता। हम मानने के लिए तैयार नहीं इस बात को। हम संविधान को मानेंगे। सर मेरा एक आखिरी सवाल है। आपके कार्यक्रम पत्रिका में एक सब्जेक्ट लगा है कि हाल ही में एक मामला खड़ा हुआ है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म तारीख का क्या हो सकता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और यहाँ के प्रशासन ने उस सब्जेक्ट को आधार बनाकर आपको विरोध किया होगा? मेरा कहना यह है कि तारीख के संबंध में शुरू से विवाद है। तारीख के संबंध में शुरू से विवाद है। और जो एक्सपर्ट लोग थे उन्होंने कहा कि ये हमारा राज्य सरकार ने जो कमेटी बनाई, हमारा एकमत नहीं हो रहा है। तो राज्य सरकार की कमेटी वाले बोल रहे हैं हमारा आपस में एकमत नहीं हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे कुछ और बोल रहे हैं, तो उनकी आपस में सहमति नहीं बनी। तो राज्य सरकार ने कहा टेम्पररी शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाने के लिए कोई तारीख तो बता दो हमको। टेम्पररी, बाद में फैसला करेंगे। तो टेम्पररी बरोबर शब्द बरोबर, समारंभाच्या सोयीसाठी एखादी तारीख द्या। मग त्यांनी दिली। ही समारंभाच्या सोयीसाठी दिलेली तारीख आहे, ही काही शिवाजी महाराजांची जन्मतारीख नाही आहे। हे सर्वात मोठे इतिहासकारांनी त्यांनी शोधून काढलेली तारीख आहे। मग त्यांचं म्हणणं असं आहे की 8 एप्रिल आहे। बरं, यांच्याजवळ कितीतरी पुरावे यांनी गोळा केले। मग आता प्रश्न कसा आहे, इतिहासामध्ये लोकांना आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार आहे ना, डिक्टेशन करण्याचा अधिकार नाही, डिक्टेट करण्याचा। तुम्ही आम्ही म्हणतो तेच, अरे पण हे तारीखच तुम्ही समारंभाच्या सोयीसाठी घेतलेली आहे। म्हणून ही तारीख 8 एप्रिल आहे असं काही लोकांचं म्हणणं आहे, इतिहासकारांचं म्हणणं आहे। त्यांना त्यांचं म्हणणं मांडू देण्याचा अधिकार आहे, घटनात्मक अधिकार आहे। जी तारीख देण्यात आलेली आहे समारंभाच्या सोयीसाठी, त्यामुळे मा जिजाऊची बदनामी होते असं आमच्याजवळ पुरावे आहेत।
आणि 8 एप्रिलमुळे बदनामी होत नाही. ज्या लोकांनी समारंभासाठी ती तारीख दिली त्या लोकांचा आयुष्यभर शिवाजी महाराजांशी वाद होता आणि त्याच लोकांनी खोट्या गोष्टी प्रचारामध्ये आणल्यात. त्याच लोकांनी बाब बदलवण्याचा प्रयत्न केला. हा बाब बदलवण्याचा प्रकार जो आहे तो शिवाजी महाराजांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही ते सत्य लोकांच्या समोर मांडू इच्छितो. तो मांडण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. लेट द पीपल जज. लोकांना निर्णय घेऊ द्या. लोकशाहीमध्ये लोकांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पण यामध्ये सरकार जर मत असेल तर एक्सपर्ट लोकांनी घ्यावा. तर ते सर्वात मोठे आजच्या तारखेचे एक्सपर्ट आहेत. त्यावेळेस कमिटीचे जे एक्सपर्ट होते ते ब्राह्मण होते. हे बहुजन आहेत. हे बहुजनाचे आता इतिहासकार झाले. त्यावेळेस नव्हते. आता बहुजनांचे इतिहासकार आहेत. मग बहुजनाचे इतिहासकार आहेत तर बहुजनांच्या इतिहासकारांना निर्णय घेऊ दे. आता त्यावेळेस नव्हते, आता आहेत ना. हा आमचं म्हणणं आहे. दुसरं काहीच म्हणणं नाही. आमचं काही हे म्हणणं नाही आहे की हीच तारीख आहे. आमचं म्हणणं आहे की आता नवे डॉक्युमेंट जे उपलब्ध झालेले आहेत, सरकारने नवी कमिटी निर्माण करावी, नवे पुरावे गोळा करावेत, नवी कमिटी बनवावी, त्यामध्ये बहुजनांच्या लोकांची भरती करावी, एक ब्राह्मण सुद्धा घ्यावा. त्यावेळेस सर्वच होते तेच. आता आमचं असं म्हणणं आहे की एकही ब्राह्मणाला घेऊ नका. नाही घ्या, पण एक घ्या. बहुजनाच्या हिशोबानं त्यांची संख्या द्या. बहुजनांचे बहुजन ठेवा इतिहासकार. 2%, 1.5% ब्राह्मण आहेत, त्यांचा एक घ्या. एकही होत नाही. एकही प्रतिनिधी त्या ठिकाणी दिला जाऊ शकत नाही 2-1.5%. पण तरी एक घ्या. घ्या एक. त्यांना त्या कमिटीमध्ये म्हणणं मानू द्या. आणखी काय विचारायचं? काल जो कोर्टाने निकाल दिला बीजेपी आणि शिवसेनेच्या संदर्भातला, त्या संदर्भात तेच लोक आहेत जे इथे विरोध करतात. कारण की बीजेपी आणि शिवसेना शिंदेगड हा जो आहे हा प्रकर्षाने इथे विरोध आला आहे. तर त्यांच्यामध्ये ही जी ताकद आहे ही पूर्णपणे बीजेपी RSSची आहे. तर ह्या संदर्भात आता कार्यक्रम कुठलाही इथून पुढे होऊ देणार नाही. आणि हा कार्यक्रम वक्ता बदला किंवा वक्ता चेंज करा किंवा ठिकाण चेंज करा तरी सुद्धा होऊ देणार नाही. ही पोलीस प्रशासनाची भूमिका जी आहे ही ठामपणे आहे. कारण की काल पोलीस स्टेशनमध्ये तशाच प्रकारचा वाद झाला. स्वतः DYSP जे आहेत ते ॲडिशनल DYSP आहेत. माणगाव तालुक्यामध्ये पण आहेत आणि ते तळा तालुक्यामध्ये पण आहेत. ते आहेत रोहा डिस्ट्रिक्ट इन्चार्ज आहेत. पण त्यांनी आता जे काही घटना घेतल्या किंवा माणगावमध्ये जो आता आम्ही तालुका प्लेस बदलून जे ठिकाण घेतलं होतं तिथे सुद्धा येऊन त्यांनी तशीच दमदाटी केली. हॉल इन्चार्जला आमच्या माझं याच्यावर असं म्हणणं आहे की जो अनुभव तुम्हाला आला पोलिसांचा तो शब्दबद्ध करा. DGPला लिहा की तुमच्या अधीनस्थ असणारे जे अधिकारी आहेत ते घटनेच्या विरोधामध्ये जाऊन काम करत आहेत. त्यांना तुम्ही थांबवा. तुमच्याजवळ ऑथॉरिटी आहे कारण ते तुमच्या अधीन काम करणारे अधिकारी आहेत. जर तुम्ही थांबवलं नाही तर आम्हाला आज हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टात जावं लागेल. पण तुम्ही जर याला रेकॉर्डमध्ये आणलं नाही, तुमच्या समोर ज्या गोष्टी बोलल्या गेल्यात आणि तुम्ही जर ते रेकॉर्डमध्ये आणलं नाही तर तुमच्याजवळ उद्या हायकोर्टात सुप्रीम कोर्टामध्ये जाण्यासाठी काय पुरावा आहे? आपल्या लोकांना ह्या गोष्टी कळत नाहीत. ते रेकॉर्डमध्ये आणा. जर तुम्हाला तसं ते बोलतात तर रेकॉर्डमध्ये आणा. रेकॉर्डमध्ये आणण्याचं की या अधिकाऱ्यांनी आमच्यासमोर असं असं बोललेत तर आता ह्यांच्याकडे न्याय मागण्याचं काही आता आमचं राहिलेलं नाही. DGP डायरेक्टर जनरल पोलीस म्हणजे महाराष्ट्राचा पोलीस महासंचालक त्यांच्याकडे न्याय मागा. लक्षात. आपल्याला कायद्याच्या चौकटीमध्ये काम करायचं. आता कसं आहे, आता सोशल मीडिया आहे, तुम्ही त्या ठिकाणी कार्यक्रम घेऊ द्यायचा नाही. आता समजा व्यक्तिगतरित्या या ठिकाणी आम्ही 100 पूर्णवेळ कार्यकर्ते लावलेत तर 2 महिन्यामध्ये कुठलं घर SC ST OBचं शिल्लक राहील का? मग घरोघरी जाण्यापासून हे थांबवू शकतात का? मग काय करणार आहेत? त्यांचा उद्देश काय? यांचा विचार लोकांपर्यंत पोहोचता कामा नये. आमच्याजवळ तर अनेक उपाय आहेत. 100 पूर्णवेळ कार्यकर्ते लावून घराघरापर्यंत विचार पोहोचवू, समजावून सांगू. मग काय करतील? त्यांचा उद्देश हा विचार पोहोचला नाही पाहिजे लोकांपर्यंत. पण पोहोचवण्याचा एकच मार्ग नाही ना, अनेक मार्ग आहेत.
आम्ही एक मार्ग हे करू की पूर्ण वेळ कार्यकर्ते लावून प्रचारक लावून कामाला लावू. दुसरा हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टामध्ये जाऊन ह्या गोष्टीचा पायबंद घालू. त्यांच्या बापाचा राज नहीं है, उनके बाप का राज नहीं है, कानून का राज है. हमारा क्या कहना है? रूल ऑफ लॉ, कानून का राज है, किसी के बाप का राज नहीं है. अगर किसी के बाप का राज होता तो फिर हम यहां नहीं आते थे ना. भाई है तो इनको चलाने वाले बनाने वाले आरएसएस वाले वहां 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 3.5 लाख लोग लेकर गए थे. तो आरएसएस के हेडक्वार्टर को 4 लाख लगाकर भाग गए थे. अब अगला कदम क्या होगा आपका? अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हॉल में हमारा कार्यक्रम करने के लिए आए हुए हैं और पता चला है कि वहां भी पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की. तो इससे और प्रूव हो गया कि पुलिस वाले रोक रहे, दूसरे लोग नहीं रोक रहे. प्रूव हो गया, एविडेंस हो गया. और हमको ये और ज्यादा ठोस एविडेंस मिल गया पुलिस के विरोध में हाई कोर्ट में जाने के लिए. तो हम देखो, हम लोग संविधान और कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं. तो हमने क्या तरीका अपनाया? ओके ठीक है, हॉल के अंदर करते हैं, हॉल में पुलिस की परमिशन जरूरत नहीं है. ओके, हमने हॉल बुक किया. अब उन्होंने क्या किया? उनको मालूम है वामन मेश्राम तो हॉल के अंदर किया, तो वामन मेश्राम को तो हॉल के अंदर नहीं रोक सकते क्योंकि परमिशन, हॉल के अंदर परमिशन मांगी नहीं जाती, कानून नहीं है. ठीक है, तो अब रोकेंगे कैसे? अच्छा, किस मालिक ने हॉल दिया? मालिक मत दो, मालिक को रोकने के लिए कहा. अब मालिक ने अगर मान लो पैसा भरा हुआ, अगर उन्होंने रोकने की कोशिश की, वो एट्रोसिटीज के केस में फंस जाएगा और पुलिस वाले हो सकता है उसको फंसाना चाहते हो, वो फंस जाएगा एट्रोसिटी में. तो हम तो एक तो एट्रोसिटी में फंसेगा, दूसरा हमको हॉल पैसा भरकर देने के बाद भी मना किया तो वो हॉल मालिक का धंधा चौपट हो जाएगा. भविष्य में उसका कोई हॉल ही बुक नहीं करेगा. व्यवसाय करना फंडामेंटल राइट है, तो उसका फंडामेंटल राइट रुक रहा है, उसकी भी हम मदद करेंगे कि तुम्हारा व्यवसाय खत्म नहीं होना, जो हो जाएगा. अब अगर प्रचार करेंगे तो कोई हॉल ही बुक नहीं करेगा, आपका धंधा खत्म हो जाएगा. उसको जो भी प्रोटेक्शन चाहिए वो देने के लिए हम तैयार है. वो हॉल मालिक को चाहिए, पुलिस वालों को कहे उनको रोको ना. मुझे रोकने का क्या मतलब है? जो कार्यक्रम करने वाले लोग हैं उनको रोको, हमको तो रोकने की, वहां हॉल के अंदर रोकने की तो कोई ताकत है नहीं उनकी. तो हम लोग, पुलिस ने कानून और संविधान के विरोध में जो काम किया है, सरकार ने काम किया है, उसके लिए तड़ा में 1 लाख लोगों का प्रोटेस्ट मोर्चा निकालेंगे.